नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में सो रहे हैं, सुबह के 4 बज चुके हैं, तभी आपको अचानक एक ज़बरदस्त धमाका सुनाई देता है और उसी धमाके के साथ सुनाई देती है आपको सैकड़ों व्यक्तियों की चीखें। और जैसे आपको चीखें सुनाई देती हैं, आप दौड़ करके बाहर जाते हो और बाहर देखते हो कि सभी बिल्डिंग्स नीचे गिरी हुई हैं, सैकड़ों लोग इधर-उधर भाग रहे हैं, सैकड़ों लोगों की चीखें आपके कानों में गूंज रही हैं और सारे जो शहर है उसकी बिजली गुल हो चुकी है। और तभी आपको पता चलता है कि इस त्रासदी का कारण है भूकंप। ये कोई कहानी नहीं है, ये घटना हुई है अभी हाल ही में मिडिल ईस्ट के 4 देशों में, लेबनान, सीरिया, तुर्की और इजराइल में, जहां पर तीव्रता के साथ में भूकंप आया और भूकंप के साथ में सैकड़ों बिल्डिंग धंस गई। और ऐसे ही भूकंप हर साल लगभग 20,000 के लगभग भूकंप आते हैं, जिसमें लाखों लोगों की मौत होती है, जान माल की हानि होती है। तो आज के वीडियो में एक सीरियस नज़र डालते हैं इन भूकंपों के ऊपर कि ये भूकंप क्यों आते हैं, क्या इनके पीछे साइंटिफिक रीजन है और क्या काम करती है इनके पीछे की जियोग्राफी। Devastating earthquake in Turkey and Syria. It struck with It's an earthquake on a terrifying scale. Officials say it's a magnitude earthquake has struck southern Turkey. Multiple भूकंप क्यों आते हैं, तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा हमारे पृथ्वी के स्ट्रक्चर को। बेसिकली हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर मुख्यतः 3 भागों में डिवाइडेड होता है। पृथ्वी के ऊपर जो सतह होती है जहाँ पर हम रहते हैं, उस सतह को क्रस्ट कहते हैं और ये क्रस्ट लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी होती है। उसके बाद में अगर आप पृथ्वी की दूसरी लेयर पर जाओगे अंदर, तो इस दूसरे भाग को हम मेंटल बोलते हैं, जहाँ पर लिक्विड स्टेट में पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर आप सतह से सीधे 6000 किलोमीटर के लगभग अगर आप सीधे अंदर जाओगे पृथ्वी के, तो पृथ्वी का कोर आता है, जो कि बना हुआ है हीरो जवाहरातों से या फिर प्लेटिनम से, धातुओं से, मैग्मा और लावा से। और जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं वो क्रस्ट फैला हुआ है पृथ्वी के चारों ओर प्लेटों के रूप में। और ये प्लेटें चाहे आप सतह पर हो, चाहे आप महासागर में हो, ये महासागर और सतह पर पूरी पृथ्वी पर ये क्रस्ट प्लेटों के रूप में फैला हुआ है। और ये प्लेटें लगभग जो मेन प्लेटें होती है वो 7 बताई जाती है, जिसमें अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, भारतीय प्लेट, यूरेशियाई प्लेट इसमें महत्वपूर्ण होती है। और ऊपर से शांत और सीधी दिखने वाली पृथ्वी के गर्भ में लगातार हलचल बनी रहती है। दरअसल पृथ्वी के भीतर स्थित ये प्लेटें धीमी रफ्तार में घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष लगभग 5 से 4 mm के लगभग ये दूर हट जाती है। या तो ये प्लेटें एक दूसरे के पास आ जाती है या फिर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी की दूसरी सतह मेंटल के रूप में है, जो कि लिक्विड स्टेट में है, जो कि क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, और प्लेटें क्रस्ट के रूप में फैली हुई हैं। तो जब भी मैग्मा यानी कि जो लिक्विड फॉर्म का जो पदार्थ है ये नीचे से उबाल लगाता है, तो इन प्लेटों के ऊपर बनाता है दबाव, और इसी दबाव की वजह से ये प्लेटें एक दूसरे के पास आती है और पास आने की वजह से ये एक दूसरे से टकराती है और इनके टकराव से उत्पन्न होती है एक भीषण ऊर्जा, जो कि भूकंप का रूप लेती है। पृथ्वी के गर्भगृह में जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो जहाँ पर ये प्लेटें टकराती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। और जैसे ही प्लेटें टकराती हैं, इनसे उत्पन्न होती है ऊर्जा, और जब वो ऊर्जा की तरंगें ऊपर की तरफ पृथ्वी की सतह पर जाती है, और जिस जगह पृथ्वी की सतह से ये तरंगें बाहर फैलती हैं, उस जगह को हम भूकंप का अधिकेंद्र बोलते हैं, जिसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। और जिस जगह भूकंप का एपिसेंटर होता है, उसी जगह हमें सबसे तीव्र गति का और सबसे खतरनाक भूकंप देखने को मिलता है। भूकंप अधिकेंद्र से तरंगे चारों तरफ फैलती हैं। जैसे आप यदि शांत जल में पत्थर फेंकोगे, तो पत्थर के फेंकने की वजह से जल की लहरें जैसे चारों तरफ फैलती हैं, उसी तरीके से भूकंप की जो तरंगे हैं वो अधिकेंद्र से चारों तरफ गति करती है। और जिस भूकंप की घटना की हम हाल ही में बात कर रहे हैं, उस भूकंप का एपिसेंटर बना तुर्की का गाजियाटेप शहर, और उसी शहर में हमें भीषण तबाही देखने को मिली। चूँकि भूकंप का केंद्र तुर्की बना, तो तुर्की के सीमा से लगा हुआ सीरिया में भी हमें इस भूकंप का ज़बरदस्त इफेक्ट देखने को मिला, और इस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तुर्की और सीरिया में, जबकि लेबनान और इजराइल तुलनात्मक रूप से सीरिया से दूर थे, इसलिए यहाँ पर भूकंप के झटके हल्के महसूस किए गए और यहाँ पर ज़्यादा जान माल की हानि नहीं हुई। कौन सा भूकंप तीव्र है, कौन सा भूकंप धीमा है, इसका पता चलता है भूकंप की तीव्रता को मापने से, जो कि मापे जाती हैं रिएक्टर स्केल के माध्यम से। रिएक्टर स्केल एक ऐसा स्केल है जहां पर 0 से लेकर
10 तक पॉइंट बने होते हैं और इन्हीं पॉइंटों के मध्य भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। अगर हम रिएक्टर स्केल की बात करें तो रिएक्टर स्केल के 5 से लेकर 5.9 तक की तीव्रता वाला भूकंप जब आता है तो इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। भूकंप के हल्के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं और इन झटकों की वजह से घरों में ज़्यादातर फर्नीचर गिर जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की बिल्डिंग्स या किन्हीं भी सड़कों का नुकसान नहीं होता। लेकिन जब ये भूकंप 6 से 6.9 की तीव्रता के मध्य जाता है तो इसमें इमारतों में जो सबसे ऊपर इमारतें स्थित हैं उन इमारतों में दरारें आ जाती है और वो इमारतें गिर जाती हैं। लेकिन जैसे ही भूकंप 7 से 8 के रिएक्टर स्केल पर जाता है तो ये भूकंप भीषण रूप धारण कर लेता है और इसकी वजह से सभी इमारतें गिर जाती हैं, सभी जो सड़क हैं वो सड़क फट जाती हैं, हाईवे के जो रनवेज हैं जो कि सबसे मजबूत सड़क समझी जाती है उन सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं, सभी मकान गिर जाते हैं, सभी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। तो 7 से ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप सबसे खतरनाक भूकंप बताया गया है। और जिस घटना की हम बात कर रहे हैं तुर्की के भूकंप की, उसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता लगभग 7.8 है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये भूकंप कितना खतरनाक है। अगर हम तुर्की और सीरिया की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वहाँ पर लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है और अभी बहुत सारे लोग जो बिल्डिंग्स गिरी है उनके मलबे में दबे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा रहा है। तुर्की में भूकंप के कारण कॉलेजेस और जो स्कूल्स हैं उनके छुट्टी कर दी गई है और साथ ही में तमाम देशों के द्वारा तुर्की को जितनी भी आवश्यक मदद हो सकती है वो मदद भेजी जा रही है। हालांकि भारत ने भी तुर्की की मदद के रूप में एनडीआरएफ की 2 टीमों को वहां पर तुर्की में भेजा है ताकि वहां पर फंसे हुए लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके। चूँकि प्राकृतिक आपदा है तो इसका कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो कि मानवीय क्रियाकलापों की वजह से आते हैं। प्राकृतिक आपदा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो हमारी वजह से जो कार्बन उत्सर्जन की वजह से आपदा आने वाली है उसको हम रोक सकते हैं और इसी के लिए सरकारों को लगातार प्रयास करना चाहिए। वहाँ पर फंसे हुए लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है। वहाँ पर जितनी भी आवश्यक सहायता पहुँचाई जा सकती है भारत के द्वारा भी भेजी जा रही है। अमेरिका ने भी उसकी मदद की गुहार की है, चीन ने भी इनकी मदद भेजी है और साथ ही में जो बहुत सारे देश है वो भी उनको मदद भेज रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा कि भूकंप क्यों आता है और भूकंप के आने के पीछे क्या कारण है। तो आप अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे ही आपका रुचि है जियोपॉलिटिक्स या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड विषयों में, आपकी रुचि है पॉलिटी से रिलेटेड विषयों में, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, करंट इश्यूज़ पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप उनको जाकर एक बार ज़रूर देखें। और आप सभी लोगों का